नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और बहुत बेहतरीन ही ढंग से चलाई जा रही हैं, उसमें आज हमारी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना, जो कि क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट दिया गया है कि सन 1783 में विलियम जोन्स नाम का एक सज्जन कलकत्ता आया। तो सन 1783 में विलियम जोन्स नामक व्यक्ति एक कलकत्ता आया जो अच्छे विचारों वाला था। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था और वे जूनियर जज के पद पर यहाँ आए थे। 1783 में कलकत्ता यहाँ आए थे। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। कानून के साथ साथ वे भाषाविद भी थे, मतलब उनको भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। अभी देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कैसे होती है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन किया था। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन किया था। फ्रेंच और अंग्रेजी को भी ये जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फ़ारसी भी सीख चुके थे। तो ये इतनी भाषाओं के ज्ञान रख चुके थे, भाषाविद थे, तो जाहिर सी बात है कलकत्ता में आने के बाद वे रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियाँ और उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। जब कलकत्ता आए तो एक अन्य भाषा सीखना चाहते थे। भारत की सबसे प्रभुत्वशाली भाषा कौन सी थी उस समय? संस्कृत ही थी। तो वे संस्कृत सीखने लगे, क्योंकि संस्कृत का जो काव्य था बहुत ही ज़्यादा डीप था संस्कृत का काव्य, इसलिए ये संस्कृत भाषा को जानने लगे। आगे क्या होता है देखते हैं। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीतिक, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। और जो भारतीय पुस्तकें थी दर्शन शास्त्र से संबंधित, कानून शास्त्र से संबंधित, धर्म से संबंधित, राजनीति से संबंधित जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया, दर्शन, नैतिकता, चिकित्सा से संबंधित जैसे कि चरक संहिता हो गई, सुश्रुत संहिता हो गई, तो ये सारी बुक भारत की पढ़ने लगी। ये आगे क्या हुआ? जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसे दिलचस्पियाँ रखते हैं। और जोन्स ने क्या पाया कि जैसे उनको संस्कृत भाषा जानने की उत्सुकता रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है और रुचि रहती है, वैसे ही और सारे जो अंग्रेज अफसर हैं उनको भी ऐसी दिलचस्पियाँ रहती हैं। हेनरी टॉमस कोलनक और नेथेनियल हॉल हेड भी भारतीय भाषाएं सीख संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। तो इनमें कुछ और व्यक्ति दिए गए हैं, हेनरी टॉमस, कोलनक और नेथनियल हॉल हेड। ये भी भारतीय भाषाएं सीख चुके थे और संस्कृत व फारसी भाषाओं में अनुवाद का काम ये कर रहे थे, भारतीय साहित्यों का। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। और इन लोगों के साथ मिलकर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो 1784 में ये हुआ था। कब? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन हुआ था और एशियाटिक रिसर्च इनकी पत्रिका थी। इनकी पत्रिका क्या थी? एशियाटिक रिसर्च। आगे देखते हैं। 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1781 में अरबी फारसी, जाहिर सी बात है मदरसा का काम क्या है? अरबी फारसी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके। यह प्रश्न बहुत बार बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1791 में हुई, ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। लेकिन हर जगह दो पहलू होते हैं सिक्के थे, तो कंपनी के कुछ ऐसे भी अफसर थे जो इस बात से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। और प्राच्यवादी मतलब जो पुरानी विचारधारा रखने वाले हैं उनके कटु आलोचक भी थे। आगे एक और पॉइंट दिया गया है, वर्नाक्युलर। वर्नाकुलर क्या है? जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है उसके बारे में देखते हैं। उस शब्द में वर्नाक्युलर का अर्थ क्या है? यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल की जाता है। तो वो आमतौर पर जो एक मानक भाषा हो जाती है और एक स्थानीय बोली हो जाती है, मतलब मानक भाषा इसकी स्टैंडर्ड भाषा हो जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और बोलियां हो जाएंगी जैसे कि ब्रज हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ये क्या है? बोलियां हो जाएंगी और स्थानीय भाषा हो जाएंगी। जैसे कि असमी
खैर अब तो भाषा के रूप में माना जाता है, लेकिन उस समय क्या था कि एक बोली के रूप में, एक क्षेत्र के रूप में उसे माना जाता था। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज़ रोज़मर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फ़र्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो अंग्रेज़ क्या करते थे, जो भारत की भाषाएं थी, जो भारत की बोलियां थी, उनको वर्नाकुलर कहते थे। उनको क्या कहते थे? वर्नाकुलर कहते थे। तो भारत की जो बोलियां थी, जो स्टैंडर्ड भाषा के अलावा जो बोलियां होती थी, उनको क्या कहा जाता था? अंग्रेज़ वर्नाकुलर कहते थे। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का भी यही मतलब था कि जो भारतीय मानक की बोलियां हैं उस पर प्रेस, उस भाषा में प्रेस नहीं छापा जाएगा। आगे, प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले में से जेम्स मिल प्रमुख थे। प्राच्यवादी जो थे उस पर हमला करने वाले में जेम्स मिल प्रमुख थे। इनका विश्वास था कि अंग्रेजी को देशी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जेम्स मिल क्या मानते थे कि अंग्रेज लोगों को भारत देश की जनता का दिल खुश करने के लिए ही उनकी बात नहीं माननी चाहिए। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। थॉमस बैबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। मैकाले मिनट भी आएगा, उसके बारे में जानेंगे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे। ये लोग क्या करते थे? भारत को असभ्य देश मानते थे और जिसे सभ्यता का पाठ केवल अंग्रेजी भाषा सिखा के ही पढ़ाया जा सकता है। उनका मानना था जो अंग्रेजी साहित्य है वो सबसे महानतम साहित्य है और बाकी जो भारतीय भाषाओं का साहित्य है वो कूड़ा कचरा है और ये असभ्य लोग, इसके पढ़ के लोग असभ्य बनते हैं। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं है। मैकाले क्या कहता था कि जो पूर्वी ज्ञान है उस इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष वो कहीं खड़ी ही नहीं होती। और मैकाले का क्या कहना था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना, मतलब एक अच्छा यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक जो सेक्शन है जिस पे बुक रखी हैं वही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। बताइए, मैकाले का ही कथन है कि एक अच्छा पुस्तकालय आप यूरोप का जाइए और उसका एक खाना, मतलब एक जो वो है, एक शेल्फ जो है, उस शेल्फ की ही जो 150 किताबें हैं वही पूरे भारत और अरब के समूचे साहित्य की बराबरी कर सकती हैं। ऐसा मैकाले का कथन आ सकता है। इनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। और इनका क्या तर्क था कि जो भारत पर हम जो बाकी अन्य भाषाओं, जो भारत की भाषाएं हैं उन पर जो ज्ञान दे रहे हैं उस पर हमारे पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, केवल अंग्रेजी शिक्षा पर ही जोर देना चाहिए। मैकाले के मिनट्स के आधार पर 1835 का अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। और मैकाले मिनट कब पारित हुआ? 1835 में। ये अंग्रेजी का जो अंग्रेज़ थे शिक्षा में उसका पहला प्रयास किया गया। अंग्रेज़ों की जो शिक्षा फैलानी थी उनको, उनकी अपनी नीति का पहला प्रयास था 1835 में मैकाले का मिनट, और इसे अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम भी कहा गया। ये फैसला इसमें लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा, मतलब जो उच्च शिक्षा दी जाएगी, जो हायर एजुकेशन होगी वो केवल अंग्रेजी में होगी। लोअर एजुकेशन जो स्थानीय क्षेत्रों में चल रही है उसको आप दे सकते हैं अपनी भाषाओं में, लेकिन जो हायर एजुकेशन, जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं, कॉलेजेज में जो पढ़ेंगे आप अंग्रेजी ही पढ़ेंगे। और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। उसमें कहा गया कि आपके जो बनारस संस्कृत कॉलेज और कलकत्ता मदरसे, मतलब जो आपको अरबी, फारसी और संस्कृत, हिंदी जैसी भाषाओं को पढ़ाने वाले संस्थान हैं, उनको हम प्रोत्साहन नहीं देंगे, आप अपना चलाइए, हम उसको ख़त्म करने का ही प्रयास करेंगे। इन संस्थानों के अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिर की संज्ञा दी गई। और इन संस्थानों को क्या कहा गया कि अपने आप ही ये खत्म हो रहे हैं और ये अंधकार के मंदिर हैं, मतलब ये अंधकार फैलाते हैं। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक छपने लगी थी और बाद में क्या हुआ कि स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक छपने लगी। आगे 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। तो 1854 में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा से संबंधित एक नोट भेजा, एक टिप्पणी लिखी। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का डिस्पैच या वुड नीति पत्र कहा गया। और इसका हेड कौन था? जैसे कि जो पत्र लिखा जाता है उसमें एक हेड लिखा जाता है ना कि राजस्व अधिकारी, या आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ का पत्र आता है उसमें लिखा जाता है कि कुलपति महोदय। तो वैसे इस जो ये संदेश था वो किसके नाम से था? कंपनी का नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष था चार्ल्स वुड, और इसे क्या कहा गया? वुड्स डिस्पैच या वुड्स का नीति पत्र। यह 1854 में जारी किया गया। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने के कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। और इसमें भी
सेम वही बात कही गई थी कि यूरोपीय शिक्षा को बढ़ावा दीजिए और उसी में उससे ही हमको लाभ होगा। जो भारतीय शिक्षा जो प्राच्यवादी ज्ञान है इसका कोई लाभ नहीं है, और ऐसा भारतीय लोगों को बताने का प्रयास भी किया गया। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। उसी समय स्थापना की जा रही थी विश्वविद्यालयों की। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए थे उस समय। आगे है 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया था। यहाँ घोर कर लीजिएगा कि जो भारत में ईसाई प्रचारक थे उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे थे उसका घोर विरोध किया। और प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है। और प्रचारक क्या मानते थे कि जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि नैतिक चरित्र का विकसित करना, नैतिकता सिखाना, वही सबसे बड़ा उद्देश्य शिक्षा का होता है। और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है, और नैतिकता का उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। इसलिए ये विरोध कर रहे थे व्यवहारिक शिक्षा जो दी जा रही थी। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारक की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी डरती थी कि जो ये ईसाई प्रचारक हैं ये हो न हो कि भारतीयों के मन में असंतोष पैदा कर देंगे और एक विद्रोह की भावना जगा सकते हैं, और लोग भारत की में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खुल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला, और ब्रिटिश से जो नियंत्रण वाले भूक्षेत्र में वहाँ इनको कोई योगदान नहीं मिला। इसलिए अंत में क्या हुआ कि श्रीरामपुर में वे अपना मिशन खोलते हैं, श्रीरामपुर में अपना मिशन खोलते हैं। और ये इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की विरोधी कंपनी थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए श्रीरामपुर में ही इन्होंने अपना एक मिशन खोला जहाँ ये ईसाइयों को ईसाई शिक्षा का विकास करते थे। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज भी खोला गया। तो इनके अंतर्गत वर्ष 1800 में एक छापाखाना खोला गया, एक प्रिंटिंग प्रेस खोला गया जहाँ ईसाई शिक्षा के बारे में जो बुक्स होती हैं, जो पैम्पलेट्स छपते हैं, वो सब छापे जा रहे थे। और 1818 में एक कॉलेज भी खोला गया। स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम कैरे ने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। और स्कॉटलैंड के प्रचारक थे, ईसाई प्रचारक थे विलियम कैरे, इन्होंने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। ये देखिए कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित है श्रीरामपुर कॉलेज, और ये कहाँ खोला गया? कलकत्ता के पास खोला गया था, हुगली नदी के तट के पास। अब विलियम एडम की रिपोर्ट देखते हैं। विलियम एडम की रिपोर्ट क्या थी? 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आई ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। और 1830 के दशक में क्या हुआ कि स्कॉटलैंड में एक नया शिक्षा से सुधार करने के लिए विलियम एडम को बुलाया गया और उन्हें बंगाल और बिहार के जिलों के दौरा करने को कहा गया। और कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मा सौंपा था। और कंपनी ने क्या कहा था कि आप जाइए, पता करिए और पता करिए कि यहाँ जो हम लोग जहाँ आपको भेजे हैं वहाँ जो प्राथमिक शिक्षा है, जो स्कूलों की शिक्षा है, वहाँ उसका क्या हाल है। उसके बाद इन्होंने क्या देखा, देखते हैं। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वो दिलचस्प थी। एडम की रिपोर्ट जो तैयार की गई वो दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं, और ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं थे। मतलब उन्होंने पाया कि कई संस्थाएँ शिक्षा की चल रही हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा पाठशालाएँ केवल बंगाल और बिहार में हैं, और इनमें कुछ में तो 20 से भी ज़्यादा विद्यार्थी नहीं थे। मतलब कि सब में बच्चे नहीं हैं, पाठशालाएँ ज़्यादा हैं। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा है। लेकिन टोटल मिला के इनकी जनसंख्या 20 लाख थी। ये पाठशालाएँ संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। और ये पाठशालाएँ चलाई किसी द्वारा जा रही थी? जिस क्षेत्र में था वहाँ के संपन्न लोग जो थे, वहाँ के जो जमींदार थे या स्थानीय समुदाय पूरा मिल के चलाता था। कई पाठशालाएँ स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी, और कई पाठशालाएँ गुरु खुद ही शुरू किया था। उसका संचालन जो वहाँ का टीचर था वो खुद ही कर रहा था। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी, ऐसा एडम ने कहा है। बच्चों की फ़ीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। तो बच्चों की फ़ीस निर्धारित नहीं थी, किताबें नहीं थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियाँ भी नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड भी नहीं होते थे, अलग से कक्षाएँ लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं। मतलब अलग से कक्षाएँ नहीं, उसी में कक्षा 4 के, कक्षा 5, मतलब हर उम्र के बच्चे, हर अलग अलग बौद्धिक पक्ष वाले बच्चे उसमें बैठते थे, और
हाजिर लेने का भी कोई इंतजाम नहीं था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सालाना इम्तिहान भी नहीं लिया जाता था और नियमित समय सारणी भी नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद के छांव से में ही चलती थी, तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था और बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। मतलब अमीर बच्चे हैं तो ज़्यादा फीस, गरीब बच्चा है तो कम फीस ही आप पढ़ सकते हैं। शिक्षा आमतौर पर मौखिक होती थी, मतलब आप जो गुरु है वो मौखिक बोलेगा और बच्चे को उसको कंठस्थ करना होता था। और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करता था। मतलब कि पाठ्यक्रम का भी जो तय करना होता था वह भी गुरु ही करता था। विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, मतलब हर तरह के विद्यार्थी एक ही जगह बैठते थे और अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग तरीके से बात भी कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। एडम ने पाया कि स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती हैं, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशालाएं दोबारा शुरू हो जाती थी। मतलब लचीलापन इसमें दिया गया था। गांव में जैसी आवश्यकताएं होती थी वैसी छुट्टियां होती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकार के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे और इसका कारण यही हुआ। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकार, साधारण किसान के बच्चे भी पढ़ सकते थे। महात्मा गांधी का 2 कथन दिया गया था इस बुक में, देखते हैं। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। प्रश्न बनता है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। दूसरा कथन है साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। दूसरा कथन क्या है कि अगर हम साक्षर हैं, हम अक्षरों को पढ़ पा रहे हैं, तो ये नहीं है कि हम शिक्षित हैं। साक्षरता एक अलग चीज़ है और शिक्षा एक अलग चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला कथन इनका इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। टैगोर का शांति निकेतन अब देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। टैगोर अपने समय में स्कूल जाने से चिढ़ते थे और वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था उनका मानना था कि जो शिक्षा है वह प्रकृति में ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। मतलब प्राकृतिक रूप से अगर हम प्रकृति वाले क्षेत्र में जहाँ बैठेंगे, बाग आदि में, तो ज़्यादा अच्छे से हम शिक्षा हो सकता है, स्वतंत्र रूप से हम पढ़ सकते हैं। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल है, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं पढ़ पाते। और उनका मानना था कि छोटे बच्चों को ऐसी जगह पे शिक्षा देना चाहिए कि वहाँ बच्चे अपने मन से चीज़ों को कर पाएँ। जब दूसरे बच्चे शिक्षा को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। और जब दूसरे बच्चे शिक्षा को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। टैगोर क्या मानते थे कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए और बच्चे अपने आप ही उसको सीखना चाहिए, उनको चीज़ों को। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहते थे। और वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहते थे। शिक्षक कल्पनाशील होना चाहिए, ऐसा वे मानते थे, और बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद करें। शिक्षा के बारे में इन्होंने ये कहा था कि कल्पनाशील होना चाहिए शिक्षा, बच्चों को समझना चाहिए कि बच्चों की आवश्यकताएं क्या है, बच्चों की रुचि क्या है, और उत्सुकता जगाने वाला होना चाहिए। आगे है, टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। और टैगोर का क्या मानना था कि सृजनात्मकता जो शिक्षा है वह केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। मतलब अगर बच्चे को सृजनशील बनाना है तो केवल प्राकृतिक परिवेश में ही हमें पढ़ना चाहिए। आगे है, गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनी व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और जो मशीन और प्रौद्योगिकी थी उसकी कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। तो गांधी जी और यहाँ गांधी जी कैसी शिक्षा चाहते थे और रविन्द्रनाथ टैगोर कैसी शिक्षा चाहते थे, उनके बीच बीच अंतर पाया गया है। गांधी जी पूरी तरीके से पश्चिमी सभ्यता के कट्टर आलोचक थे, लेकिन टैगोर क्या मानते थे कि आधुनिक पश्चिमी सभ्यता जो है उसमें से हमें कुछ अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए और जो भारतीय परंपरा चल रही है उसके श्रेष्ठ तत्वों को मिश्रण कर देना चाहिए। इस प्रकार हमारी शिक्षा सर्वाधिक अच्छी हो सकती है। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। तो उन्होंने मतलब कि कला, संगीत, नृत्य जैसे भारतीय जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी उसके साथ ही जो पश्चिमी सभ्यता के आए विषय थे, विज्ञान प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया था। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया और इसलिए कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक गाँव में अपना स्कूल खोला, शांति निकेतन। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी लगी, इसलिए उसका नाम शांति निकेतन कहा गया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी लगी, इसलिए उसका नाम शांति निकेतन कहा गया। आगे है,
जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मकता मेधा को और विकसित कर सकते थे। उनका मानना था कि अगर हम प्रकृति के आसपास पढ़ेंगे, प्राकृतिक परिवेश पढ़ेंगे, तो सृजनात्मकता अच्छे से हो सकती है, इसलिए उन्होंने गांव में इसको खोला था। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसे ही इसकी क्लास ख़त्म हो जाएगी, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।